वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आपत से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपने उस ज़मान में रखे। दोस्तों, सुकून इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको पाने के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है। इंसान चाहता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। कई लोगों को अच्छा खा के सुकून मिलता है, कई लोगों को अच्छे कपड़े पहन के सुकून मिलता है, कई लोगों को घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो कई लोगों को एक दूसरे की मदद करके सुकून मिलता है। लेकिन इस दुनिया में लोगों की एक तादाद ऐसी भी है जो दूसरों को तकलीफ देकर सुकून महसूस करते हैं, या तो वो उनको ऐसी तकलीफ देते हैं जिसकी वजह से उनको किसी मौत का सामना करना पड़ता है, या ऐसी तकलीफ जिससे वो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकते हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारे वीडियोस देख रहे हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। नाज़माबाद, जो कराची के पुराने इलाकों में शुमार किया जाता है, जहां आज भी लोगों की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है और हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहता है। ऐसी ही मसरूफियात ज़िंदगी में एक लड़के ने वहाँ किराए पर घर लिया जो आज ही कराची शिफ्ट हुआ था। उसका नाम आरिफ था, जिसकी उम्र 34 साल थी। किसी को नहीं पता था वो कौन है, वो कहाँ से आया है और वो क्या करता है। नॉर्मली उसने एक ऑफिस में सिक्योरिटी की जॉब शुरू करी और खामोशी से अपना काम करता था। वहाँ के मुकामी लोगों ने उससे कई बार बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। लोगों का कहना था कि ये शख्स काफ़ी अजीब है। सुबह अपने काम पर जाता है 9 बजे और शाम को 6 बजे वापस आता है और उसके बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने अपने घर में एक अपनी ही दुनिया बनाई हुई है। अपने घर में उसने कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जिससे वो लोगों को टॉर्चर कर सके या उन्हें अजियत दे सके। एक लोहे की कुर्सी जिस पर बेल्ट लगे हुए थे जिनसे लोगों के हाथ और पांव बांधे जाते थे, कुछ हथौड़ियाँ, कुछ छेनियाँ, कुछ ड्रिल मशीन और कुछ तरह तरह के ब्लेड उसने रखे हुए थे। आरिफ का शुमार उन लोगों में से है जो लोगों को अजियत दे के सुकून महसूस करते थे। आरिफ एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, लेकिन वो पूरा दिन एक रूम में बैठ के सीसीटीवी कैमरा देखा करता था और शाम होते ही पूरे दिन भर की रिपोर्ट बना के दूसरी शिफ्ट के हैंड ओवर कर दिया करता था। आरिफ जिस कंपनी में काम करता था उसने वहां अपना आधे से ज्यादा डेटा झूठा लिखवाया हुआ था। उसका नाम आरिफ हुसैन था, उम्र 34 साल। बैकग्राउंड उसने अपना लिखवाया हुआ था लाहौर का, लेकिन फैमिली डेटा में उसने कुछ नहीं लिखा था। कंपनी वालों ने से जब पूछा तो उसने यही कहा कि मेरी फैमिली लाहौर में रहती है, लेकिन लाहौर में किस जगह किसी को नहीं पता था। आरिफ ने अपनी जिंदगी में पहला कत्ल आज से 9 साल पहले किया था। उसके इलाके में एक चोर को पकड़ा था। जब सब उसको मार रहे थे तो आरिफ ने भी उसे एक बेदर्दी से मारना शुरू किया। बिलाखिर उसको इतना मारा कि वो मर गया था। लेकिन उस वक्त आरिफ को काफ़ी सुकून महसूस हुआ और ये कहें कि वो इस कैफियत को बार बार महसूस करना चाहता था। उसके बाद उसने 2 से 3 और कत्ल किए, लेकिन जब वो शक के दायरे में आया तो उसने लाहौर छोड़ दिया था। अब उसको कराची में 2 से 3 महीने हो चुके थे और उसे एक कत्ल करने की तलब दोबारा जाग रही थी। उसने एक लड़के को अगवा किया जिसका नाम जुनैद था, जो एक चाय के होटल पे काम करता था। जुनैद रात को 12-1 बजे होटल से अपने घर वापस जाया करता था। एक रात आरिफ ने अपना रिक्शा जुनैद के पास रोका और कहा, आओ मैं तुम्हारे को आगे तक छोड़ देता हूँ, रास्ता काफ़ी अंधेरा है और हालात भी ठीक नहीं हैं। जुनैद ने सोचा कि अब वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाएगा और वो उसके साथ उसके रिक्शे में बैठ गया। लेकिन आरिफ, जो उसको कत्ल करने की नीयत से लेके जा रहा था, काफ़ी तेज़ी से उसने रिक्शा भगाया और एक वीरान रास्ते की तरफ निकल गया। जुनैद ने काफ़ी चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको क्लर्क रूम सुंघा के बेहोश कर दिया।
जुनैद ने जब आंख खोली तो वह एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। उसने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की तो उसके हाथ पांव उसी कुर्सी से बंधे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन है ये। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर कौन हो सकता है ये शख्स। कुछ ही देर के बाद उसने देखा कि उसके रूम का दरवाजा खुला और वहां से आरिफ चलता हुआ आ रहा था, जिसके हाथ में एक लंबी छुरी थी और वो उस छुरी को एक पत्थर के ऊपर घिसता हुआ आ रहा था। उसके करीब आने के बाद आरिफ ने एक टेबल के ऊपर वो छुरी रख दी। जुनैद ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो और क्यों मुझे मारना चाहते हो? मेरे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? आरिफ ने उससे कहा, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये काम मैं अपने सुकून के लिए करता हूं। आरिफ ने धीरे धीरे उसकी उंगलियां काटना शुरू की। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। आरिफ ने उससे इतना कहा, तुम जितना चिल्लाओगे मुझे उतना सुकून मिलेगा। आरिफ ने उसके पैरों की हड्डियां काटी, उसके कान अलग किए और उसे बहुत दर्दनाक मौत दी। जब आरिफ ने यह देखा कि अब वो मर चुका है तो उसने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके खून को अपने जिस्म पे मलने लगा। कुछ देर के बाद वो एक दीवार से टेक लगाया और सुकून की सांस लेने लगा। 2 से 3 दिन गुजर जाने के बाद उसने उसकी बॉडी को एक थैली में बंद किया और मेवाशाह के कब्रिस्तान ले गया। वहां जाके उसने उस कब्रिस्तान के एक कोने में उसको दफन कर दिया। आरिफ अक्सर उसी कब्रिस्तान जाया करता था और कुछ कब्रों के पास बैठ के ऐसा लगता था जैसे वो उनसे बातें करता हो। बिलाखिर उसकी नजर एक कब्र पे पड़ी जो लगभग 6-7 महीने पुरानी थी और वो एक मर्द की कब्र थी। वो जाके उसकी कब्र के पास बैठा और ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे उसका हाल अहवाल पूछ रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा था कि आरिफ कोई पागल था या एक प्रोफेशनल किलर था जिसको सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलता था। लेकिन अगर वो पागल होता तो दिन भर वो नॉर्मल नहीं रहता, जबकि उसका रवैया दिन भर नॉर्मल होता, लोगों से अच्छा हंसता मुस्कुराता और बात करता था। लेकिन रात होते साथ ही वो एक खूनी दरिंदा बन जाता था। बिलाखिर वो उसी खबर के पास बैठा रहा और ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद आरिफ की नजर पड़ी तो वो कब्र एक तरफ से खुली हुई थी। आरिफ को तजस्सुस हुआ कि मैं इस कब्र को खोल देता हूं और देखता हूं कि अंदर डेड बॉडी का क्या हाल है या वो किस हाल में है। उसे जल्दी जल्दी उस कब्र को खोदना शुरू किया और जब उसने देखा तो अंदर बिल्कुल सड़ा हुआ कफन था और उसमें एक लिपटी हुई लाश जो काफी हद तक सड़ चुकी थी। उसने उस कब्र में से उस बॉडी को निकाला तो उसकी बॉडी में से काफी अजीब सी स्मेल आ रही थी। लेकिन आरिफ को यही सब चीजों से सुकून मिलता था। उसने उसके हड्डियों को उठाया जिसके ऊपर हल्का हल्का गोश्त लगा हुआ था। उसे वो गोश्त को हाथों से नोचना शुरू किया और काफी सुकून की सांस ले रहा था। कुछ देर के बाद उसने कहा कि तुम लोग बहुत खुशनसीब हो जो इतने सुकून से लेटे हुए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हड्डियां मुझे सुकून देती हैं। काफी देर तक वो उस गोश्त को नोचता रहा, उस हड्डी को जोर जोर से जमीन पर पटकता रहा। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके इस तरह करने से उस जिस्म को तकलीफ होगी। कुछ दिनों के बाद आरिफ की मुलाकात एक समीर नाम के लड़के से हुई और समीर का मिजाज भी बिल्कुल आरिफ के जैसा ही था। वो भी इस तरह दूसरों को तकलीफ देकर सुकून महसूस करता था। वक्त गुजरता गया और आरिफ ने समीर को अपने बारे में बताना शुरू किया। समीर ने कहा, मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूं और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आरिफ ने कहा, क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं और अपनी मर्जी से लोगों का कत्ल किया करें। समीर के लिए आरिफ उसका सबसे अच्छा दोस्त साबित हुआ और आरिफ को भी यही लगता था कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कुछ दिनों के बाद आरिफ ने समीर से कहा, यार काफी टाइम हो गया है, हमने किसी को मारा नहीं है, जल्द से जल्द कोई इंतजाम करो ताकि हम सुकून हासिल कर सकें। समीर ने उससे कहा, यार मैं एक लड़के को देखता हूं जो रोजाना यहां सुबह बाइक से जाता है और 3-4 बजे के करीब वापस आता है। आरिफ ने उसके बारे में पता किया तो उसका नाम अयाज था, जो एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। वो रोज अपनी बाइक पर जाता और अकेला वापस आया करता था। एक दिन मौसम काफी खराब होने की वजह से अयाज ने सोचा कि वो अपनी बाइक यूनिवर्सिटी में ही खड़ी कर देगा
और ऑनलाइन कैब मंगवा के उसमें घर चला जाएगा। उसका यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने ऑनलाइन कैब की और गाड़ी उसे लेने के लिए आई। जब उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा गाड़ी के पीछे समीर बैठा हुआ था। उसने हैरत से ड्राइवर से कहा कि सर, ये राइड मैंने बुक की है, तो इसमें मैं ही जाऊंगा। और उस वक्त ये गाड़ी चला रहा था आरिफ। आरिफ ने उससे कहा, सर मौसम ख़राब है तो इनको बस मुझे आगे तक ही छोड़ना है, उसके बाद मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगा। अयाज ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और उसकी बात मान ली। अयाज ने कहा, ठीक है, कोई मसला नहीं, मौसम ख़राब है तो इनको इनकी मंजिल तक छोड़ दीजिएगा। और वो उसकी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद समीर ने अयाज का गला पकड़ा और उसकी गर्दन में एक सिरिंज लगा दिया। थोड़ी देर के बाद अयाज बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वो उसी कमरे में बंद था। अयाज जब होश में आया तो उसने देखा उसके सामने दो लोग खड़े हुए थे, आरिफ और समीर। आरिफ के हाथ में वही छुरी थी और समीर उसके पीछे खड़ा हुआ मुस्कुराते हुए उसको देख रहा था। आरिफ ने समीर से कहा, यह हमारी दोस्ती का पहला तोहफा है तुम्हारे लिए। इसको कत्ल तुम करोगे या मैं करूं? अयाज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद समीर ने उसके जिस्म को काटना शुरू किया। वो जैसे चिल्लाया तो आरिफ ने उसकी जबान काट दी। उसके मुंह से काफी तेजी से खून बह रहा था और आरिफ उसके खून को अपने हाथ में जमा करके अपने जिस्म पे मल रहा था और बार बार यही कह रहा था कि मुझे ऐसे करने में बहुत सुकून मिलता है। अगले दिन उन लोगों ने उसकी लाश को एक थैली में बंद करके सीवीओ पे फेंक दिया था। जब सुबह वहां लोग आए तो उन्होंने देखा वहां पे एक थैली पड़ी हुई जिसमें से खून निकल रहा है। लोगों ने उस थैली को खोलना मुनासिब नहीं समझा और पुलिस को फोन करके बुलाया। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कोई कातिल हो या कोई चोर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है या कोई ना कोई ऐसी गलती कर देता है जिसकी वजह से वो आराम से पकड़ा जाए। ऐसी ही एक गलती इनसे भी हुई। पुलिस ने जब आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो उसमें उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जिस हालत में उस बॉडी को लेकर आए थे उस वक्त उन्होंने एक मास्क पहना हुआ था और उनका पूरा चेहरा ढका हुआ था, तो पुलिस को उस वक्त उनको पहचानना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो उस वक्त बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो बॉडी 6 से 7 टुकड़ों में कटी हुई थी और हर टुकड़ा ऐसा लग रहा था जैसे किसी कटर से काटा गया हो। बॉडी के ऊपर ड्रिल मशीन के सुराख थे और ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत ज़्यादा छुरियां चला चला के इसका गोश्त काटा हो। गोश्त का काफ़ी हिस्सा गायब था जो कभी मिल नहीं सका। आरिफ अक्सर ऐसे गोश्त के टुकड़े अपने पास संभाल के रखा करता था, कभी किसी की आंख तो किसी के कान, या कभी किसी का दिल, या कभी किसी की दिमाग के हिस्सों को काट काट के रखता था। उसको लगता था कि जब भी कोई मरता है तो वो मुझे कोई ना कोई तोहफा दे के जाता है। एक दिन समीर ने उससे कहा कि यार, ऐसा लगता है कि हम पुलिस के शक में आ रहे हैं, हमें कुछ दिनों के लिए ये काम ख़त्म कर देना चाहिए। आरिफ ने उससे बड़े खौफनाक अंदाज में कहा कि जो इंसान रुक जाता है वो कभी सुकून नहीं हासिल कर पाता। मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में 40 से 50 लोगों को मारा है, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में 40 से 50 बार सुकून हासिल किया है। मैं रुक नहीं सकता हूँ, अगर मैं रुक जाऊँगा तो मैं कभी सुकून हासिल नहीं कर पाऊँगा। समीर को उसकी ये बात सुनकर काफ़ी हैरत हुई। वो मन ही मन अब उससे खौफ खाने लगा था। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ अपने सुकून के लिए करता है और वो अगर इसको कोई शिकार ना मिला तो ये एक दिन मुझे भी मार देगा। समीर रातों रात कराची से भाग चुका था, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस पोस्टमार्टम में मसरूफ थी। उन्होंने जब देखा तो अयाज ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसमें एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी रिकॉर्डिंग सेव होती थी। पुलिस ने जब वो रिकॉर्डिंग चेक करी तो उसमें आरिफ और समीर का चेहरा नजर आ रहा था। पुलिस ने काफ़ी जगहों पर पता करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से उनका राब्ता नहीं हो पा रहा था। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ये पता चला कि समीर एक जेब कतरा था और वो अक्सर खौफ के मारे लोगों को मार दिया करता था।
लेकिन आरिफ का कोई ख़ास डेटा नहीं मिल पा रहा था। बदकिस्मती ये थी कि बस इतना ही पता चल सका था कि वो एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। पुलिस जल्दी जल्दी उस कंपनी तक पहुंची, लेकिन तब तक पता चला कि आरिफ वहां से भाग चुका था। शनाख्ती कार्ड पे जो आरिफ का एड्रेस था वो भी गलत था। कई टाइम तक आरिफ गायब रहा। कुछ टाइम के बाद कराची के इलाके गुलशन से लोग गायब होना शुरू हुए थे, जो एक वक्त पे न्यूज़ में बहुत बड़ा हंगामा मचा रहे थे। जब उस जगह से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उसमें एक आरिफ भी शामिल था, जिसमें बाद में आरिफ ने मीडिया में अपने जुर्म कबूले थे। और बस यही उसने कहा था अपने इंटरव्यू में कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं ये काम पैसों के लिए करता हूं, मैं सिर्फ अपने सुकून के लिए करता हूं। मुझे भी लोगों ने बहुत अजियत दी, तरह तरह के तरीके से मुझे टॉर्चर किया। मैं काम से जिंदगी गुजार रहा था, मगर लोगों ने मुझे दर्द दे के इस रास्ते की तरफ मोड़ा। मुझे बहुत सी तंजीमों की तरफ से ऑफर भी आई, लेकिन मैंने कभी किसी की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा रास्ता उन सब के रास्तों से बहुत अलग था। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे दूसरों को अजियत देके बहुत सुकून महसूस करते हैं, और ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो बेज़बान जानवरों को अजियत देते हैं। वो उन जानवरों को पालते ही इसलिए हैं कि उनको अजियत दे सकें। हमारा सोशल मीडिया इस तरह की वीडियो से भरा पड़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई बिल्ली के बच्चों को तकलीफ दे रहा है, तो कोई मासूम परिंदों को जिंदा जलाता है, या ये कहें कि मासूम परिंदों के पर उनके हाथ समेत काट देता है, और लोग हंस रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद अब आरिफ को गिरफ्तार हुए 6 महीने गुजर चुके थे। कोर्ट ने आरिफ को सजाए मौत सुना दी थी, लेकिन आरिफ ने एक बात कही जो उस वक्त एक सवाल बन चुकी थी, लेकिन आज तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल सका। आरिफ ने कहा कि सर, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे चाहने वाले या मुझ जैसे इस शहर में भरे पड़े हैं। आप एक को तो मार देंगे, लेकिन बाकियों को आप कैसे पकड़ेंगे? हम लोग किसी गुरोह से ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम लोग ये काम सिर्फ अपने सुकून के लिए करते हैं। कुछ टाइम के बाद आरिफ को फांसी हो गई थी, लेकिन आज तक समीर का पता नहीं चल सका कि वो किस शहर में गया है। क्या अभी वो यही काम करता है या उसने ये काम छोड़ दिए हैं? लेकिन कई लोगों का कहना है कि आज भी हैदराबाद, मुल्तान या सक्खर जैसे शहरों में ऐसे हादसा बहुत होते हैं कि जैसे कोई किसी को अगवा करता है और एक दर्दनाक मौत दे देता है, लेकिन लोगों का ये कहना होता है कि ये खानदानी दुश्मनी है जिसकी वजह से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन किसी को यकीन नहीं है क्या ये वाकई में कोई खानदानी दुश्मनी है, या ये समीर या आरिफ जैसे लोग हैं। हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े साइको किलर गुजरे हैं या सीरियल किलर गुजरे हैं जो ये काम अपने सुकून के लिए क्या करते थे। ऐसे ही 2 लोग, आरिफ और समीर, जो अपने सुकून की तलाश में निकले थे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जहां रहें अपने आप का ख्याल रखा करें, अपने आसपास के लोगों का, अपने बच्चों का और अपनी फैमिलीज का। न जाने कब कौन किस हादसे का शिकार हो जाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको और मुझे हमेशा अपने अफ़ज़मान में रखे, क्योंकि ये लफ्ज़ कहने के लिए बहुत आसान होते हैं, लेकिन जिस पर गुजरती है या जो इस हालात को फेस करता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।